नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBS स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर का अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसे हिंदी में कहते हैं मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। ये थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स है। जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने दिया था जिस को करिकुलर कोर्स था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, सेकेंड सेमेस्टर में था आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ। इसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है वो है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है सभी यूनिवर्सिटी में। आज हम दोस्तों आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी कि ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज से लगभग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक तरह से ये आपका मॉडल सॉल्व पेपर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। अगर आप ये पूरा का पूरा क्लास देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप सबको पता है जिस प्रकार से आपने सेकंड सेमेस्टर में दिया और फर्स्ट सेमेस्टर में दिया तो आप लोग अब अवगत हो गए होंगे। केवल और केवल ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका मार्क्स आपके मार्कशीट में नहीं जुड़ता, लेकिन ये आपके लिए अनिवार्य है, इसीलिए मैंने लिख दिया है अनिवार्य प्रश्न पत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मूल्य से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मूल्यों की कुल संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 5, 7, 4 या 6। इंग्लिश में दिया गया है द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इज 5, 7, 4 या 6। तो दोस्तों आपको बता दें, मूल्यों की कुल जो संख्या है वो 4 होती है। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका है वो है, नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। नैतिक जो मूल्य हैं उसको महत्व किसने दिया था? प्राकृतिकवाद ने या आदर्शवाद ने या फिर प्रयोजनवाद ने या यथार्थवाद ने? तो दोस्तों जो नैतिक मूल्य का महत्व दिया था वो किसने दिया था? यथार्थवाद ने दिया था। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है वो है, शुभ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपका दिया गया है धार्मिक मूल्य में या फिर सामाजिक मूल्यों में या नैतिक मूल्यों में या सौंदर्यभूत मूल्यों में। तो दोस्तों शुभ संकलित शक्ति की जो आवश्यकता होती है वो होती है नैतिक मूल्यों में। किस में होती है? नैतिक मूल्यों में होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट प्रश्न आपका है वो है, मूल्यों की आवश्यकता होती है। मूल्य की आवश्यकता कब होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है कि सत्य एवं ज्ञान के चयन के मानक के रूप में या सांस्कृतिक एवं धार्मिक आचरण के लिए या जीवन की आवश्यकता के लिए या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें, मूल्यों की जो आवश्यकता होती है वो सत्य एवं ज्ञान के चयन के मानक के रूप में भी होती है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आचरण के लिए भी होती है, जीवन की आवश्यकता के लिए भी होती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो अगला प्रश्न रहेगा वो गांधीवाद दर्शन पर रहेगा। गांधीवाद दर्शन में जो पहला प्रश्न आपका है दोस्तों वो दिया गया है कि गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है? ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है कष्ट सहने की अनंत क्षमता, ऑप्शन बी है अहिंसा, और सा ऑप्शन दिया गया है सत्य, और ड आपका ऑप्शन द नंबर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गांधी जी के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है, वो आपका जो अनिवार्य सिद्धांत है दोस्तों वो सभी है। अहिंसा भी सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत था, सत्य और कष्ट सहने की अनंत क्षमता। तो इस प्रकार से जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप ज़्यादातर आपको उपरोक्त सभी का ऑप्शन मिले तो लगभग उसी पर टिक करिएगा, क्योंकि 80% चांस होते हैं इस क्वेश्चन के सही होने के। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं हिंदी में ही केवल बता रहा हूँ, इंग्लिश में जिनको समझना है उनके लिए PDF मिलेगा, वहाँ पर भी आपको टिक करके दिया जाएगा आंसर, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन है
देश के लिए स्वतंत्रता, देशवासियों के लिए स्वतंत्रता या शासन या पूर्व स्वतंत्रता। तो दोस्तों आपको बता दें गांधी जी का स्वराज से जो तात्पर्य था वो था देशवासियों के लिए स्वतंत्रता। क्या था? देशवासियों के लिए स्वतंत्रता था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है वो है कार्य के बिना धन एक घातक पाप है। गांधी जी के दृष्टिकोण पर किस दृष्टिकोण पर यह बल देता है? पहला है रोटी श्रम अवधारणा, या ऑप्शन नंबर बी दिया गया ट्रस्टीशिप अवधारणा, या आ या बा दोनों, या उपरोक्त सभी। तो बता दें दोस्तों जो कार्य के बिना एक घातक पाप है ये गांधी जी के रोटी श्रम अवधारणा दृष्टिकोण पर बल देता है। इस प्रकार से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहेंगे जिनको आंसर पता है दोस्तों। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को स्तरों में विकसित किया जाना है। आपका ऑप्शन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय जो मूल्य थे उनका जो स्तर था वो अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय इन सभी स्तरों पर विकसित करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में डॉट डॉट दिया गया यानी फिल करना है पापों का उल्लेख किया था। तो गांधी जी ने 1925 में यंग इंडिया में दोस्तों 7 पापों का उल्लेख किया था। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। क्या फिल करेंगे? यहाँ पर 7 फिल करेंगे, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपको बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहेगी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो एक तरह से आपका को करिकुलर कोर्स तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान देंगे। जो आपका अगला प्रश्न है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों इनका नाम था अबुल पाकिर जुनैनुद्दीन अब्दुल कलाम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बा सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए सभी लोग इससे परिचित होंगे, इनके नाम से सभी लोग परिचित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम डिस्कस करेंगे मानवीय मूल्यों वर्तमान प्रथाएं पर, ह्यूमन वैल्यू एंड द प्रेजेंट पार्टिकल्स। ओके, चलिए अब इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए हर टॉपिक से मैंने इस PDF में या इस क्लास में क्वेश्चन चूज किया ताकि आप सभी लोग हर प्रश्न से अवगत हो सकें। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रश्न दिया गया है खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो व्यक्तिगत ईमेल सेवा, या व्यक्तिगत सर्च इंजन, या फिर टोरा ब्राउज़र, या व्यक्तिगत ब्राउज़र विंडो। चलिए आपको बताना है कि खोजे गए यानी कि जब आप किसी भी डाटा को खोज करते हैं तो उसकी गोपनीयता यानी कि इसको गुप्त बनाए रखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करना चाहिए दोस्तों? सभी लोग बताइए। तो ये उपयोग करते हैं व्यक्तिगत सर्च इंजन का, जिसे क्या कहते हैं प्राइवेट सर्च इंजन कहते हैं। यहाँ पर आपको PDF में क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले कि व्यक्तिगत या खोजे गए डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो व्यक्तिगत सर्च इंजन, इंग्लिश में करेंगे प्राइवेट सर्च इंजन। ओके, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया कि भ्रष्टाचार संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है, या फिर बेरोजगारी, या हिंसा, या आतंकवाद। तो आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें देखिए जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार संगठित अपराध के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? अब सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। शोषण, हमला, धमकी, या फिर दिया गया है दोस्तों सुभेलता। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनमें से जो हमला है ये साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। इसी प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर पूछा जाए कि साइबर अधिनियम सुरक्षा का उल्लंघन, तो हमला जो होगा वो साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। ओके, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आचार नीति के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स हम पढ़ेंगे, यानी कि आचार नीति के सिद्धांत। अब इसमें से हम प्रश्नों को चूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे इस बार। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि नैतिकता शब्द के लिए है, नैतिकता शब्द पदार्थ के लिए है या रसायन के गुण के लिए है या फिर मोलरिटी का अध्ययन के लिए है या मानव स्वभाव को समझना होता है। तो बता दें दोस्तों, नैतिकता शब्द मानव स्वभाव को समझने के लिए है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, इथोस से या इथिक्स से या इथिस से या एथिक्स से। तो आपको बताना है जो नैतिकता शब्द है वो ग्रीक शब्द इथोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? इथोस से। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी से मेरा सविनय निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है इथोस का अर्थ क्या है। अभी हमने बात किया कि नैतिकता शब्द किसके लिए है, तो नैतिकता शब्द जो था वो मानव स्वभाव को समझने के लिए था। फिर हमने पढ़ा कि नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द के किस से लिया गया है, तो नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द के इथोस से लिया गया है। अब ये इथोस जो है इसका मतलब क्या होता है, इथोस शब्द का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इथोस शब्द का जो अर्थ है वो है चरित्र। क्या होता है? इथोस शब्द का जो अर्थ होता है चरित्र होता है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था इथोस मीन्स, तो इथोस मीन्स होता है, क्या होता है? चरित्र होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आचार नीति एक विज्ञान है। आचार नीति जो है दोस्तों वो दिया गया है कि एक सकारात्मक विज्ञान है या एक प्रयुक्त विज्ञान है या एक मानक विज्ञान है या फिर व्यवस्थित विज्ञान है। तो आपको बता दें जो आचार नीति है, ठीक है, आचार नीति जो है वो एक प्रकार का मानक विज्ञान है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार का मानक विज्ञान है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि आचार नीति के सही या गलत होने का निर्धारण करता है मानवीय क्रियाएं, मानव विकार या मानव निर्णय या मानव पूर्वानुमान। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर। तो आचार नीति की अगर बात करें, ठीक है, आचार नीति की बात करें तो ये मानवीय आचार नीति जो है वो मानवीय क्रिया के सही या गलत होने का निर्धारण करता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों आचार नीति का को उत्तम मानता है। आचार नीति को उत्तम कौन मानता है? मानक, तथ्य, उद्देश्य या धारण। तो आपको बता दें आचार नीति मानक को उत्तम मानता है। मानक को, अभी इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने आगे आपको सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया था। ऑप्शन आपका दिया गया है, आप सभी को आंसर करना है। सत्य तथा अहिंसा तथा शांति या अहिंसा तथा सत्य या सत्य तथा शांति या ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह। चलिए बताना है आपको। तो दोस्तों गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में जो वर्णन किया था वो सत्य तथा शांति, अहिंसा तथा शांति का किया था। किसका किया था दोस्तों? अहिंसा तथा शांति को गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में प्रयोग किया था, यानी कि इनका वर्णन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वह है धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। पहला दिया गया ट्रस्टीशिप। क्या दिया गया ऑप्शन नंबर? ट्रस्टीशिप या फेलोशिप या फिर पूंजीवाद या समाजवाद। तो आपको बता दें कि धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवाद सिद्धांत पर जो आधारित था वो था ट्रस्टीशिप। क्या था दोस्तों? ट्रस्टीशिप। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए
अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ से अब प्रश्न देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित जो भी प्रश्न है। पहला दिया गया है विंग्स ऑफ फायर द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी पुस्तक थी? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर जो लिखा गया था वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आप सभी लोग को क्लियर दिख रहा है? सभी लोग थम्स अप करके बता दीजिए भाई, वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि आपको क्लियरली वीडियो दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, आपको क्लियरली दिखेगा। ओके, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया डॉट 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 भारत के पूर्व राष्ट्रपति के मूल आधारित शिक्षा के महत्व पर बल दिया। सरोजिनी नायडू ने, गांधी जी ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, या उपरोक्त में से सभी? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। इनके मूल आधारित शिक्षा पर महत्व बल दिया था। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए दे रहा हूँ, ध्यान दे करके कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? क्या 8वें, 9वें या 10वें या फिर 11वें? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों विवेकानंद से संबंधित। विवेकानंद से संबंधित प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए था। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण या उपरोक्त सभी। तो विवेकानंद के अनुसार दोस्तों शिक्षा का जो उद्देश्य होना था वो जीवन निर्माण, मानव निर्माण और चरित्र निर्माण होना था। इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टिक। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के आध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया था। तो अब इसमें आपको बताना सही आंसर। तो दो ऑप्शन दिया गया, यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि महात्मा गांधी और विवेकानंद इन दोनों ने मिलकर के शिक्षा के आध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया था। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बा, आ और बा दोनों सही हो जाएगा, यानी ए बी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? द्वैत वेदांत के रूप में, या विशिष्ट द्वैत वेदांत के, या व्यवहारिक वेदांत, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः हम किस रूप में जानते हैं? सामान्यतः हम व्यवहारिक वेदांत के रूप में जानते थे। किसके रूप में? व्यवहारिक वेदांत के रूप में। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ये किसने कहा था? ये क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर सी राजगोपालचारी ने कहा था, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? तो सभी लोग बताएंगे। दोस्तों विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ये कथन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर द सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वह है स्वामी विवेकानंद ने श्री कृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या पूछा था? स्वामी विवेकानंद ने श्री कृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में क्या पूछा था? क्या आपने ईश्वर को देखा है? ऑप्शन बी है क्या आपको लगता है कि ईश्वर विद्यमान है? सी ऑप्शन है क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? ऑप्शन नंबर डी है क्या कोई ईश्वर है? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने श्री कृष्ण से उनके पहले सम्मेलन में पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वह व्यावसायिक आचार नीति क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यावसायिक आचार नीति क्या है। चलिए आपको बताना है। ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर।
ऑप्शन नंबर ए है कि व्यावसायिक स्थिति में स्थितियों, गतिविधियों तथा निर्णयों का अध्ययन जहां सही गलत को समस्या को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन बा है निर्णय के रूप में परिभाषित संगठन ऐसी समस्याओं पर निर्णय लेते हैं जहां पर सही या गलत माना जा सकता है। ऑप्शन सा है नैतिकता जो किसी संगठन की प्रथाओं पर लागू की जा सकती है। ऑप्शन दा है नैतिक प्रक्रियाएं जो एक अच्छा व्यवसाय नैतिक मानक प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। तो व्यावसायिक आचार नीति आपको बतानी है। व्यावसायिक आचार नीति क्या है? व्यावसायिक आचार नीति है दोस्तों व्यावसायिक स्थितियों, गतिविधियों तथा निर्णयों का अध्ययन जहां सही गलत को समस्याओं पर संबोधित किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया कि शब्द उन सिद्धांत, मूल्यों तथा विश्वासों को संदर्भित करता है जो उचित तथा अनुचित व्यवहार को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए दिया गया है ग्राहक संतुष्टि या नवाचार या सक्रियकरण या आचार नीति। तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आचार नीति। यहाँ पर जो फिल हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? आचार नीति शब्द उन सिद्धांत, मूल्य तथा विश्वासों को संदर्भित करता है जो उचित तथा अनुचित व्यवहार को परिभाषित करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आचार नीति। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, आपके सम्मुख दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आचार नीति को ठीक से समझने के लिए आपके पास दो योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता क्या होनी चाहिए और दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों पहली जो योग्यता होनी चाहिए वो भेद करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भेद करने की क्षमता होनी चाहिए। और दूसरी जो क्षमता होनी चाहिए वो निष्ठा होनी चाहिए। आचार नीति को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपके पास दो योग्यता होनी जरूरी है। पहला है भेद करने की क्षमता, यानी कि आपको समझने की क्षमता होनी चाहिए, और दूसरा निष्ठा आपके पास होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा या सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवाही साइबर सुरक्षा को समझाता है? सुभेद्यता, हमला, धमकी या शोषण? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो कार्रवाई साइबर सुरक्षा को समझौता देता है वो है धमकी। धमकी जो है वो क्या करता है? धमकी ये कौन सी कार्रवाई है? ये साइबर सुरक्षा की कार्रवाई है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम बढ़ाएंगे आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी या ई कॉमर्स या इंटरनेट खरीदारी या ब्लाइंड खरीदारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो इंटरनेट पर अगर हम किसी भी वस्तु का खरीदना या बेचना करते हैं या सेल करते हैं या फिर आप परचेस करते हैं तो उसको आप इंटरनेट खरीदारी के नाम से जानेंगे। इंटरनेट खरीदारी के नाम से जानेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि भ्रष्टाचार का क्या कारण है? भ्रष्टाचार का क्या कारण है? आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर या लोकतंत्र की प्रणाली या उपयुक्त सभी। तो भ्रष्टाचार के जो कारण है दोस्तों वो हैं उपयुक्त सभी, यानी आर्थिक सुरक्षा, आयकर की उच्च दर और लोकतंत्र की प्रणाली, ये सभी भ्रष्टाचार के कारण हैं। इसीलिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि किसी व्यक्ति की सूचना की सुरक्षा से संबंधित किसी भी कंप्यूटर या व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का उपयोग करते समय लागू किया जाता है डिजिटल पीड़ा या डिजिटल गोपनीयता, डिजिटल एकांतता या डिजिटल सुरक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डिजिटल गोपनीयता। डिजिटल गोपनीयता किसी भी वस्तु की सूचना की सुरक्षा से संबंधित है। ये देखिए डिजिटल गोपनीयता की अगर बात किया जाए तो ये किसी भी व्यक्ति की सूचना की सुरक्षा से संबंधित है जिसे किसी भी कंप्यूटर या व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का उपयोग करते समय लागू किया जाता है। ओके, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका
जो अगला प्रश्न है वह है रिश्वत अधिनियम यूकेबी कब लागू हुआ था। रिश्वत अधिनियम यूकेबीए लागू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। ऑप्शन आ दिया है जनवरी 2006 में, या फिर मई 2010, या जुलाई 2011, या अक्टूबर 2012 में। तो दोस्तों आपको बता दें रिश्वत अधिनियम लागू हुआ था जुलाई 2011 में। कब लागू हुआ था? जुलाई 2011 में लागू हुआ था। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल थे। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 3, 4, 8 या 10। दोस्तों एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई है, मैं आपको बता दूं रिश्वत अधिनियम जो लागू हुआ था दोस्तों वो मई 2010 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? मई 2010। जुलाई 2011 नहीं होगा, यहाँ पर यह ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि रिश्वत अधिनियम जो लागू हुआ 2010 में लागू हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल थे, ये आपको बताना है। रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन है 3, 4, 8 या 10। तो दोस्तों आपको बता दें रिश्वत अधिनियम 2010 में जो अपराध की संख्या थी वो 10 थी। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत ये एक अपराध है रिश्वत या प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना या स्वीकार करना, एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द होगा, क्योंकि ये सभी रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत एक प्रकार का अपराध है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल के लिए प्रथम प्रतिबद्ध अवधि कब समाप्त हुई। यहाँ पर है कि क्योटो प्रोटोकॉल के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि कब समाप्त हुई थी। 2007 में, 2010, 2012 या 2015 में। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो ये मेरे ख्याल से दोस्तों मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। प्रोटोकॉल के लिए जो प्रथम प्रतिबद्धता समय लागू हुआ था वो 2012 हुआ था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा इस आंसर को। ओके, 2012 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन एक बार आप पुनः चेक कर लीजिएगा नेट पर। चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन दिया गया ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ओजोन क्षयकारी पदार्थों का चरणबद्ध रूप से समाप्त करना, या ऑप्शन सा है जोखिम अपशिष्ट की सीमा पर संचलन पर रोक करना, या नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के मध्य सहयोग वृद्धि करना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य था दोस्तों वो था ओजोन क्षयकारी पदार्थों के चरणबद्ध रूप को समाप्त करना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन पर्यावरण समस्याओं को संबोधित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए क्षोभमंडलीय ओजोन प्रदूषण, समताप मंडल में ओजोन ह्रास, या ग्लोबल वार्मिंग में, या अम्लीय वर्षा में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन का ह्रास। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था वो समताप मंडल में ओजोन परत के ह्रास से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने के लिए किया गया था। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन का ह्रास। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये दिया गया है कि एनजीटी ने संकेत दिया है कि वायु प्रदूषण में गंभीर स्तर पर पहुंचने पर कौन से उपाय किए जाते हैं। ऑप्शन आ दिया गया है चापर से जल छिड़काव, या निर्माण विधियों को रोकना, या प्रदूषणकारी बिजली संयंत्रों तथा जनसेट को बंद करना, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपको इसमें आंसर करना होगा। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी होगा। एनजीटी ने संकेत दिया कि वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने पर कौन से उपाय किए जाते हैं। तो वो चापर से जल छिड़काव भी किए जाते हैं, निर्माण गतिविधियों को रोकना होता है, प्रदूषणकारी बिजली संयंत्रों का जनसेट को बंद करना होता है, और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से दिल्ली की राजधानी में
माइक्रोन के कम नॉन बायोग्रेडेबल प्लास्टिक बैग का उपयोग पर प्रतिबद्ध किया जाता है? 50, 60, 70 या फिर 80। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिल्ली की पूरी राजधानी में 50 माइक्रोन में कम नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग की उपयोगिता पर प्रतिबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आ होगा। ठीक है, 50 बैग पर प्रतिबद्ध किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि वायु गुणवत्ता को मापते समय निम्नलिखित में से किस प्रदूषक पर विचार किया जाता है? यहाँ पर दिया गया है CO3 PM2.। ऑप्शन बी है NH3 PM10 VH, या ऑप्शन सा है NO2 SO2 या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें वायु गुणवत्ता को मापते समय इनमें से CO2 NH3 यानी अमोनिया, NO2 एंड SO2 इन सभी प्रदूषक पर विचार किया जाता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है EIA का अर्थ क्या है? EIA का अर्थ क्या है? पारिस्थितिक प्रभाव आकलन, या पर्यावरण अभाव आकेक्षण, या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, या पर्यावरणीय प्रभाव क्षेत्र। तो आपको बताना है इसका मतलब EIA। तो EIA का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। क्या होता है? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन होता है। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA किया जाता है परियोजना से पहले, या फिर परियोजना के बाद, या परियोजना के दौरान, या परियोजना के जीवन चक्र में भी सतमय। तो दोस्तों पर्यावरण प्रभाव आकलन कब किया जाता है? परियोजना से, कोई भी परियोजना करने से पहले किया जाता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कानून के अंतर्गत EIA अनिवार्य किया गया था? जल अधिनियम 1974 में, या वायु अधिनियम 1981, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या जैव विविधता अधिनियम 2002। तो आपको बता दें कि दोस्तों EIA अनिवार्य कब किया गया था? ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। एक बार फिर से पुनः इस क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए किस कानून के अंतर्गत? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत EIA अनिवार्य किया गया था। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। EIA वर्ष में प्रारंभ हुआ, EIA किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1960 के दशक में, 1890 के दशक में, या फिर 1880 के दशक में, या फिर 1950 के दशक में? तो बता दें दोस्तों EIA वर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन से जलमंडल पर विकास गतिविधियों की प्रभाव का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या मृदा अपरदन, या जल प्रदूषण? चलिए इसका आंसर करेंगे दोस्तों, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों इनमें से जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण में जलमंडल पर विकास गतिविधियों के प्रकाश का एक उदाहरण जो है वो क्या है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है दोस्तों? जलमंडल पर विकास गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मल खाता है? इनमें से कौन सा जीव जो है वो मल खाता है? कवक, बैक्टीरिया, केचुआ, या गोबर भृंग? चलिए तो आपको बताना है। तो इसमें से जो मल खाता है दोस्तों वो है गोबर भृंग। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्रजाति है? इनमें से कौन सा एक विलुप्त प्रजाति है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ड्यूगोंग, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या
टोडो या फिर लाल पांडा। तो विलुप्त प्रजाति जो है वो टोडो है, लेकिन लाल पांडा भी विलुप्त प्रजाति होने जा रही है क्योंकि इनकी भी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलुप्त प्रजाति अगर देखें तो विलुप्त प्रजाति टोडो है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है ऑक्सीकरण तालाबों में शामिल है। ऑक्सीकरण तालाबों में शामिल है। पहला दिया गया है प्रदूषक को रासायनिक निष्कासन या प्रदूषक की यांत्रिक जांच, कार्बनिक पदार्थों की जैविक कमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑक्सीकरण तालाब में जो शामिल है वो है कार्बनिक पदार्थ की जैविक कमी। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों की जैविक कमी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है दिया गया है कि उपभोक्ता के भोजन के पश्चात बचा हुआ मृत शरीर है विलुप्त, अपघटित, प्रतिक्रिया या प्रसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी लोग बताइए कि उपभोक्ताओं के भोजन के पश्चात जो बचा हुआ मृत शरीर है वो क्या है, विलुप्त है या फिर अपघटित है या प्रतिक्रिया है या प्रसार। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो अपघटित कहलाएगा। जो उपभोक्ता के भोजन के पश्चात बचा हुआ मृत शरीर होता है वो अपघटित होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला प्रश्न है अपघटक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, उत्पादक से, उपभोक्ता से, स्व प्रजनन से या कार्बनिक पदार्थ से। तो अपघटक ऊर्जा जो प्राप्त होती है दोस्तों वो प्राप्त होती है उत्पादक से। किससे प्राप्त होती है, उत्पादक से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका आ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जल, सूर्य, पौधे या जानवर। तो पृथ्वी पर अगर सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो क्या है दोस्तों, वो सूर्य है। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। आगे हम जो प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं वो खाद्य श्रृंखला पर डिस्कस करेंगे, फूड चेन्स पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला में जीवों को श्रेणियों में क्यों वर्गीकृत किया गया है, समुदाय बनाने के लिए, ऊर्जा साझा करने के लिए या पोपी अस्त्र बनाने के लिए या अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो खाद्य श्रृंखला में दोस्तों जीव को श्रेणियों में हमें क्यों वर्गीकृत किया गया है, क्यों वर्गीकृत किया गया है क्योंकि जो पोषी स्तर है उनका, पोषी है जो उनका क्या स्तर बना रहे। ठीक है, इसीलिए इनको बांटा गया है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वही कमेंट बॉक्स में आप लोग बात मत करिए, सभी लोग आंसर देते रहिए। जितना ही आप फोकस करेंगे उतना ही आपके लिए सही है। ठीक है, ये कंपटीशन के क्वेश्चंस भी है, कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित बहुत ही प्रश्न कंपटीशन लाइन में आते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं पार्ट टाइम या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या बैंक में हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है बीएससी के साथ साथ ही। ठीक है, इसीलिए को करिकुलर कोर्स भी लागू किया गया है, इसीलिए अनिवार्य प्रश्न पत्र लागू किया ताकि आप जो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट हैं उनसे भी परिचित हो सकें। ठीक है, चलिए खाद्य श्रृंखलाओं में मानव की क्या भूमिका होती है आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखलाओं में मानव की भूमिका क्या है। आपका ऑप्शन दिया गया उत्पादक, उपभोक्ता, मानव खाद्य श्रृंखलाओं में शामिल नहीं होते हैं या अपघटक। तो दोस्तों आपको बता दें खाद्य श्रृंखलाओं में मानव की जो मुख्य भूमिका होती है वो उपभोक्ता के रूप में होती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि किसी खाद्य श्रृंखला में जंतु स्थित होते हैं, जंतु स्थित होते हैं। आपका ऑप्शन आ दिया गया प्रथम पोषण के स्तर पर, ऑप्शन नंबर बा दिया गया है आपका द्वितीय पोषक स्तर पर या माध्यमिक पोषक स्तर पर या फिर अंतिम पोषक स्तर पर। ठीक है, तो आपको बता दें कि माध्यमिक पोषक स्तर में श्रृंखला, माध्यमिक पोषक स्तर में जंतु स्थित होते हैं। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक कहलाते हैं, पारिस्थितिक जो तंत्र है उसमें अपघटक क्या कहलाते हैं, जीवाणु, कवक या दोनों या फिर कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो अपघटक हैं दोस्तों वो जीवाणु तथा कवक दोनों कहलाते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है दोस्तों कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई है जिसका अर्थ है, क्या दिया है, पर्यावरण का अर्थ क्या है, सब ओर से घिरना। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द, फ्रांसीसी के यानी कि किस शब्द से लिया गया है, क्या एनवायरन से या एनवायरन या फिर एन वायरनर या फिर एन वायरनर से हुआ है। तो आपको बताना है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। तो बता दें दोस्तों, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द के एनवायरनर से हुई है, एनवायरनर से हुई है जिसका अर्थ है सब ओर से घिरना या घिरे हुए। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ओके। इसीलिए इस टाइप के प्रश्न मैं आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ, बहुत ही रामबाण वीडियो होगी आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैवमंडल शब्द को संदर्भित करता है चट्टान एवं खनिज। ऑप्शन बा दिया गया वनस्पति एवं पशु, जल स्रोत या वायुमंडल एवं स्थल मंडल। तो जैवमंडल शब्द को संदर्भित करता है चट्टान एवं खनिज, ठीक है। क्या करता है दोस्तों, बताना है कि जैवमंडल जो शब्द है, जैवमंडल शब्द है वो संदर्भित करता है। तो वो संदर्भित क्या करता है दोस्तों, वनस्पति एवं पशु को संदर्भित करता है जैवमंडल शब्द। चट्टान एवं खनिज नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा वनस्पति एवं पशु। जैवमंडल शब्द वनस्पति एवं पशु को संदर्भित करता है, ठीक है। क्योंकि जैवमंडल में जल स्रोत को भी ले सकते हैं। एक बार थोड़ा सा इस पर विचार करने वाला प्रश्न है दोस्तों। जैवमंडल शब्द को संदर्भित करता है तो यहाँ पर हम जल स्रोत भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी तक हमें आंसर दिखा है दोस्तों वो वनस्पति एवं पशु है। आंसर आपका यही सही होना चाहिए, बाकी आप चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई हो। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्षोभ मंडलीय एवं समताप मंडल में मध्य की सीमा को किसके रूप में जाना जाता है, ट्रोपोपाज या आयनोपाज या एस्टोपाज या फिर मेसोपाज। तो बता दें दोस्तों, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य की सीमा को हम ट्रोपोपाज के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, ट्रोपोपाज के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है वह है एक खाद्य श्रृंखला में पौधे स्थित होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में पौधे स्थित होते हैं प्रथम पोषक स्तर में, द्वितीय पोषक स्तर में या तृतीय पोषक स्तर में या अंतिम पोषक स्तर में। तो आपको बता दें एक खाद्य श्रृंखला में जो पौधे स्थित होते हैं दोस्तों प्रथम पोषक स्तर में स्थित होते हैं। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, प्रथम पोषक स्तर। अगला प्रश्न दिया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में अजैवीय घटक हैं जीवाणु, पौधे या ह्यूमस या कवक। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में जो अजैविक घटक हैं वो ह्यूमस हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन एवं रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में या केवल दिन में। चलिए सभी लोग बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कब होती है। तो ये केवल और केवल कब होती है, दिन में होती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, O2, NO2, N2 या CO2 या CO। चलिए बताइए सभी लोग भैया। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक रूप से आवश्यकता होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन का भी होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे प्रमुख आवश्यक जो गैस होती है वो क्या होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है श्वसन प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं। श्वसन प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, CO2, O2, N2 या CO। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण में श्वसन प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उत्सर्जित मतलब यहाँ पर पौधों के द्वारा तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर उत्सर्जन की बात हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मानव शरीर के दौरान श्वसन प्रक्रिया के दौरान हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं, और CO2 क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ उत्सर्जन की बात हो रही है, तो आपको बताना है इसका आंसर
सही आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में मैं सभी का चेक करूंगा। चलिए, तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे थे श्वसन प्रक्रिया के पौधों। श्वसन प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं वो कौन से गैस का उत्सर्जन करते हैं। मैंने वेट किया, किसी का 2-3 लोग का कमेंट भी आया। ठीक है, तो श्वसन प्रक्रिया में हम बता दें जैसे उत्सर्जन क्या होता है। आप सबको पता है मानव रेस्पिरेशन के सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं। अब ये CO2 क्या होता है कि ये पौधे जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं और ये क्या करते हैं, O2 देते हैं, जिससे हमें सांस मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, O2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उत्पादक किसे कहलाते हैं। उत्पादक कहलाते हैं पौधे जंतु दोनों। तो आपको बताना उत्पादक। अब भैया उत्पादक कौन है, उत्पादक, तो यहाँ पर पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पौधों को उत्पादक कहा जाएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ पर दिया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र का अंग है पौधे, जंतु, अपघटक या सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी। ये सभी जो हैं वो यानी पौधे, जंतु और अपघटक ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के अंग हैं एक प्रकार के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है घास का मैदान, वन, पृथ्वी या सभी। तो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उदाहरण जो सही उदाहरण हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, घास का मैदान, वन और पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण झील, वन, फसल का मैदान या सागर। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है दोस्तों वो है फसल का मैदान। ठीक है, फसल या मैदान, यानी ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही आंसर होगा, फसल या फिर मैदान। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने किसको शोध तथा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने को, या फिर ऑप्शन है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय या जगदेश दी टाटा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही आंसर। स्वामी विवेकानंद ने शोध तथा शैक्षिक संस्थान को स्थापित करने के लिए प्रेरित जो किया था वो किया था जगदेश दी टाटा को। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है वह है CSR संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रदान करता है, ब्रांड, मूल्य या अद्वितीय या फिर बिक्री। तो आपको बताना है CSR संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए मूल्य प्रस्तावक प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों, मूल्य प्रस्तावक प्रदान करता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका जो दिया गया है, अगला प्रश्न है कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निम्नलिखित को छोड़कर अधिकांश संबंधित हैं आचार संहिता से, पर्यावरणीय प्रथाएं या कर्मचारियों में सृष्टि या सामुदायिक निवेश। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब भी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की बात आए तो इनमें से छोड़कर अधिकांश संबंधित जो हैं, अधिकांश जो संबंधित हैं वो कर्मचारियों की सृष्टि। क्या है, कर्मचारी की सृष्टि। यहाँ पर सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है वो है CSR का प्रभुत्व स्वहित मॉडल है। इसका जो स्वहित मॉडल था वो क्या था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आ, अपनी नैतिकता के बजाय स्वयं को संगठित अपने सर्वोत्तम हित में है। ऑप्शन बा दिया है एक अंशधारक क्या चाहता है, इस पर विचार करना संगठन को सर्वोत्तम हित है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है कि नैतिकता प्रकार के प्रकार को संगठित करने के लिए अपने सर्वोत्तम हित में। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नैतिकता यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहा है दोस्तों, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ नैतिकता प्रकार के कार्य करना संगठन के अपने सर्वोत्तम हित में है। CSR का जो सप्रभुत्व है, ठीक है, इसका मॉडल। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है वो है शुद्ध जल में से आर्कटिक में बर्फ तथा अस्थायी बर्फ के आवरण के रूप में होता है।
तो ये होता है 85.9%, या फिर दिया गया है बा ऑप्शन 86.9%, या सा दिया गया है 78.9% या फिर 88.9%। तो शुद्ध जल में आर्कटिक में बर्फ तथा अस्थायी बर्फ के आवरण के रूप में जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है 86.9%। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग महासागर से घिरा हुआ है। सभी लोग बताएंगे पृथ्वी की सतह का कितना भाग, पृथ्वी की सतह का कितना भाग महासागर से घिरा हुआ है। 61%, 66%, 71% या फिर 76%। तो पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है, पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग लगभग 71% भाग महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है वह है पृथ्वी के, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए। हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। पृथ्वी के महासागर की औसत लवणता लगभग कितने किलोग्राम समुद्री जल है। 35 किलोग्राम या फिर 55 ग्राम या 75 ग्राम या फिर 95 ग्राम। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा यानी 35 ग्राम। पृथ्वी के महासागरों की औसत लवणता लगभग 35 ग्राम प्रति किलोग्राम समुद्री जल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि जल चक्र से जल के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर एक जलाशय से दूसरे जलाशय, या आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि जल चक्र एक जलाशय से दूसरे जलाशय से जल के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह निम्नलिखित जलाशय है। निम्नलिखित में से जलाशय पूछा गया कि इनमें से कौन सा जलाशय है। वायुमंडलीय नमी, या फिर भूजल, महासागर, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बता दें इनमें से जो जलाशय है, जलाशय किसके कहते हैं, इसको सभी को, इन सभी को हम जलाशय कहेंगे। यानी कि वायुमंडलीय नमी, भूजल, महासागर, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार के जलाशय हैं, जलाशय के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इनको जलाशय कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दा ही सही होगा, उपरोक्त सभी सही होगा। दोस्तों लगभग हमने आज की इस क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को डिस्कस किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। लगभग मैं बात कर लूँ तो यहाँ से आपको लगभग 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा। और यहाँ से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में मिलते हैं, जब आपका पेपर हो जाए, ठीक है, इससे संबंधित और मैं सीरीज कराने वाला हूँ। लगभग मैं 3 से 4 मॉडल पेपर जल्दी ही आपको देने वाला हूँ। ठीक है, जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है बीएससी 3rd सेमेस्टर के लिए, तो आपको मिल जाएगा। और जब आपका पेपर हो जाए तो पेपर आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पर SP स्टडी पॉइंट पर सेंड जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व करा सकूं और आपको आंसर की प्रदान कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग से मेरा निवेदन है कि जोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग को इस क्लास से अवगत हो सकें। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास दोस्तों बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा विथ आंसर शीट के साथ। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, आप लोगों अगर लिंक से ओपन नहीं हो रहा तो आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। SP स्टडी पॉइंट जैसे ही टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।